कि ये दोनों ट्रिक पे आधारित कोई भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें लिखा रहता है स्पेशल रेफरेंस विद बैंकिंग इकोनॉमी या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री। इसका मतलब ये होता है कि एज ए बैंक क्लर्क, एज ए बैंक पीओ, आपके पास वो तमाम छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बैंक में पहुंचने से पहले, जो इंफॉर्मेशन आप बैंक में जाते हैं और काउंटर के पीछे बैठे हुए स्टाफ से आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप अगर पूछ रहे हैं कि आरटीजीएस करना है, चेक बाउंस हो गया, केवाईसी का फॉर्म भरना है, आपका लोन एनपीए हो गया, आपका ये जो एजुकेशन लोन है इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो तमाम वैसी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन जो बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे आती है और ये आपके सिलेबस का एक बड़ा भाग है। कहने का मतलब ये है अगर 40 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं तो 15 मार्क्स से क्वेश्चन आपके बैंकिंग टर्म से पूछे आते हैं कि आरबीआई क्या है, रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं या फिर स्मॉल बैंक कितने हैं, पेमेंट बैंक कितने हैं, आरटीजीएस एनईएफटी का टाइमिंग क्या है या अमाउंट क्या हो सकते हैं, रुपए कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, या फिर आपके लोन सेगमेंट से आपसे पूछे जाएंगे। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन जो बैंक का होगा वो बैंकिंग टर्म से पूछे जाते हैं, 14 से 15 मार्क्स का रहता है। दूसरा जो सिलेबस है वो आपके स्टैटिकल अवेयरनेस का है। स्टैटिकल अवेयरनेस का मतलब है किसी स्टेट के पर्टिकुलर विशेष, है ना, कि आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूएनओ हो, एडीबी हो, वर्ल्ड बैंक हो, डब्ल्यूटीओ हो, इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चीफ कौन है, क्या काम करती है, या फिर बजट हो, 1 फरवरी 2021 को जो बजट आया है उसमें गंगा सफाई के लिए कितना अलॉट किया गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक को रिवाइज करने के लिए कितना दिया गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके स्टैटिकल अवेयरनेस के आधार पर घूमते हैं। 12 मार्क्स से कम 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा आता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के जो आपके करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, मतलब आपके एग्जामिनेशन से 4 महीने पहले इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर तमाम वो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चेंजेस, स्पोर्ट्स में, है ना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसने जीता, या किसी देश के प्रधानमंत्री कौन है, या आपकी करेंसी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूरे जनरल अवेयरनेस का पार्ट है जिसको आप 1 महीने में कवर नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने लगातार 6 महीने से जनरल अवेयरनेस पढ़ा है तो जनरल अवेयरनेस से आसान सिलेबस उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर उसने प्री एग्जामिनेशन में रिजल्ट का वेट किया और प्री एग्जामिनेशन रिजल्ट आने के बाद उसने सोचा था कि वो पर्चियों का दर्पण पढ़ लेगा। आपकी वॉइस नो सर, हम लोग को तो क्लियर आ क्लियर आ रही है सर, क्लियर है। अभी आवाज एक आहे का? क्लियर सर, ये तो क्लियर आ रही है सर आपकी नहीं, आवाज। बेसिकली अगर आपका इंटरनेट भी अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो भी आवाज में प्रॉब्लम होती है मैम। तो मैं कैसा हूं ना, मेरे को कोई इंटरप्ट किया, मैं गजनी की तरफ भूल जाता हूँ मैं बोल क्या रहा था, फिर मैं कुछ दूसरा ही लहर पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो अगर सबके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, अदरवाइज मैं अपने बहाव में बह रहा हूँ तो मुझे बहने दो। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, अभी क्या बोल रहा था बताओ, लास्ट लाइन क्या बोला था? में जनरल अवेयरनेस करंट अगर जो लड़का 6 मंथ से पढ़ रहा है जनरल अवेयरनेस, यस, मैंने बोला मैं भूल जाता हूँ। तो कोई अगर बंदा 6 महीने से अगर लगातार जनरल अवेयरनेस पढ़ रहा है तो जनरल अवेयरनेस से आसान सिलेबस उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर कोई बाद में जग रहा है, इससे टफ सिलेबस उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। और मैंने पहले ही बोला कि अगर प्री का एग्जाम कोई क्वालिफाई कर रहा है और उसकी जनरल अवेयरनेस अगर बहुत अच्छी है तो मेंस में 100% उसका रिजल्ट आएगा। कलर एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपके मेंस में रिजल्ट आने के बाद कोई भी फर्दर इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपको बैंक अलॉट किया जाएगा किसी भी बैंक में कलर का पोस्ट। बट प्रोबेशनरी ऑफिसर या स्पेशलिस्ट ऑफिसर एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें प्री का एग्जाम आपने अगर क्वालिफाई किया है तो मेंस का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंटरव्यू और मेंस के जो मार्क्स होंगे वो कंबाइंड रूप से बनने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन एज एन ऑफिसर किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में किया जाएगा। ये आपकी पूरी सिलेक्शन, ये आपकी पूरी सिलेबस, ये आपका जो कह सकते हैं कि किस सिलेबस को हम ज्यादा मजबूती से करें, कहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन
ज्यादा या कम होना चाहिए। तो मैंने ज्यादा और कम की तो बात ही नहीं की है, मैंने सिर्फ एक ही बात बोला है, चारों सिलेबस आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा ध्यान एज एन ऑफिसर आपको अगर देना है तो इंग्लिश पे देना है, एज ए असिस्टेंट आपको देना है तो चारों को आप पैरेलली लेके चल सकते हैं। जनरल अवेयरनेस मैं पढ़ाऊंगा, नो टेंशन। मैथ और रीजनिंग ट्रिक आपको बताए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश में आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, जो जनरली इतना आसान नहीं होता है। बट फिर भी मेरा एक गुरुमंत्र माने तो गुरुमंत्र यही है कि बैंक है तो इंग्लिश आपको लेके चलना है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। यहां तक कुछ मेरे से पूछना है तो पूछ लीजिए। सर ये जे का पहला लेक्चर है क्या? क्योंकि मैंने पहले किया नहीं, न्यू हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। ओके, दूसरा कोई क्वेश्चन और किसी के पास कुछ है पूछने लायक, या सब अपने आप में आर्यभट्ट हैं, कुछ पूछना ही नहीं है सर? कुछ नहीं पूछना है किसी को, दे ऑल आर सुपर इंटेलिजेंट। का पोर्शन क्या है बैंक में? हाँ, पोर्शन क्या है क्या पोर्शन? जे का? अब वो बताता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ। सर इंग्लिश और? के इंग्लिश के लिए और क्या कर सकते हैं? मैं 100 रुपया में एक दवा बेचता हूँ, इंग्लिश का दवा बेचता हूँ 100 रुपया में, लेना है क्या? भाई किसने पूछा ये क्वेश्चन? अब बोले नहीं नाम, किसने पूछा ये क्वेश्चन, बोलो। अच्छा, शायद गायब हो गया। देखिए, इंग्लिश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट सेट बनाने के, मतलब कंसेप्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी कंसेप्ट, देखिए इंग्लिश का अगर आप बैंक का सिलेबस देखेंगे ना, या बैंक का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2 पैसेज पूछे जाते हैं, उस पैसेज पे आधारित आपके क्वेश्चन रहते हैं। मतलब वो पैसेज आपको सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की, है ना। इस कारण से ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर को पढ़े जा रहे हैं। इंग्लिश की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग कैसे लाएं, तो आई थिंक कि इससे मेरे से अच्छा आंसर आपको अशोक सर दे सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सपीरियंस उनके साथ है। तो इंग्लिश के लिए मेरे से अच्छा मतलब क्या करें, मैं आपको मैथ, रीजनिंग या फिर जनरल अवेयरनेस के लिए बता सकता हूँ कि ये आप काम करेंगे तो यहाँ पे आप अच्छे हो जाएंगे। बट इंग्लिश का जहां तक आप मेरे से पूछते हैं, तो आई थिंक जब अशोक सर की क्लासेस होती है तो थोड़ा सा उनको आप 5 मिनट 10 मिनट डिस्टर्ब कर सकते हैं कि सर मतलब आप कुछ ऐसा ट्रिक बताओ, या फिर क्या करें सर, कुछ ऐसा बता दो। तो आई थिंक कि वो ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे से इंग्लिश के मुकाबले क्या करें। तो ये क्वेश्चन आप प्लीज उनके साथ फॉरवर्ड कीजिए। आई थिंक वो आपको मेरे से अच्छा सुटेबल आंसर देंगे। मेरे से आप जनरल अवेयरनेस, मैथ या रीजनिंग में हम क्या करें, ये आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपने अगर पूछा है तो मैं आपको एज ए बैंकर ये बताऊंगा कि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आधी जो सिलेबस है, आधे जो क्वेश्चन है, अगर 50 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं मेंस में, तो 25 मार्क्स से जो क्वेश्चन है वो आपको एक कहानी दिया हुआ है, उसी कहानी के अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये बात आती है कि वो कहानी आपको समझ में आती है नहीं। उसके बाद तो ठीक है, क्लोज टेस्ट है, रीअरेंजमेंट है, फिलर है, डबल फिलर है ना। बट मेजर जो पोर्शन है वो आपके किसका है, तो पैसेज का है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिलर, डबल फिलर वगैरह सारी बात आपको, कॉमन एरर, ये सब भी पूछे आते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं। हम आते हैं आपकी सिलेबस जनरल अवेयरनेस की ओर। मैंने बोला कि जनरल अवेयरनेस की जो सिलेबस है वो बेसिकली एक ऐसी सिलेबस है जिसमें बैंकिंग टर्म्स का बहुत बड़ा रोल है और स्टैटिकल अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारी जो आपसे मुलाकात इस माध्यम से है, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से है, इसमें हम आपकी जनरल अवेयरनेस के 3 पिलर हैं। इस 3 पिलर में से 2 पिलर का काम आपके साथ ऑनलाइन करेंगे। पहला है आपका बैंकिंग टर्म्स, मतलब बैंक के अंदर की सारी वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आप किसी भी प्रीवियस क्लोजर बैंक को अगर खोलेंगे तो आपको दिख जाए, वैसी जो नॉलेज है वो आपके पास कंसेप्चुअल रूप में होनी चाहिए। और स्टैटिकल अवेयरनेस की बातें, ये तमाम बातें मैं आपके साथ करूंगा। करंट अफेयर्स सिर्फ आप उसी समय पढ़ेंगे, या कोशिश आप उस समय करेंगे पढ़ने की जिस समय आपका एग्जामिनेशन है, और उससे
1 से 2 महीने पहले ही आप करंट अफेयर्स मैं पढ़ने का सलाह आपको देता हूं। अदरवाइज जनवरी मंथ में क्या हुआ, फरवरी मंथ में क्या हुआ, इस अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है, इस अप्रैल की बातें आपके आरआरबी के मेंस से पूछी ही नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि 4 महीने पहले, तो 4 महीने में अप्रैल आता ही नहीं, तो क्या जरूरत है आज के डेट में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है इसको पढ़ने की। जब तक आप न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आज पढ़ेंगे और सितंबर में जाकर वो अगर चेंज कर गया और खुदा न खास्ते आपको अगर अप्रैल मंथ कहीं न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर याद हो रह गया तो फिर जुल्म हो जाएगा वहां पे। इसका आंसर माय एडवाइस कि जब आपकी प्री की एग्जामिनेशन हो उससे 1 महीने से पहले आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देंगे। मैं बताऊंगा क्या आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है, बट विशेष रूप से जो आप ध्यान देंगे वो है आपकी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल अवेयरनेस। इस बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में क्या पूछा जाता है? इस बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें हम आरबीआई की तमाम फंक्शन पे काम करेंगे। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से बैंक आपके इंडिया में काम कर रहे हैं, है ना, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्या होते हैं। हम बोलते हैं कि एसबीआई एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, तो आखिर हम क्यों बोलते हैं, कितने बैंक आपके इंडिया में काम कर रहे हैं, स्मॉल बैंक क्या होते हैं, पेमेंट बैंक क्या होते हैं, है ना, जो चेक है वो क्या होते हैं, ऑर्डर चेक क्या होते हैं, बियरर चेक क्या होते हैं, कैंसल चेक क्या होते हैं, चेक अगर फट गया तो हम क्या करें, डेट हमने गलत डाल दिया तो क्या होता है, बाउंस चेक क्या होते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो आपके लिए आपके इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दायरे में आपसे पूछा जाएगा। फिर आपके जो पैसा आप ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन करें, आईएमपीएस करें, आरटीजीएस करें, एनईएफटी करें, यूपीआई करें, भीम पे करें, या किसी भी रूप से आप करते हैं तो उसको पूछा जाता है ना, कि एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई ने कौन से कार्ड लॉन्च किए हैं। कहने का मतलब है कि बैंक के रिलेटेड तमाम क्वेश्चन आपके बैंकिंग टर्म्स में आएंगे। स्टैटिस्टिकल अवेयरनेस में जितने भी आपके स्टेट हैं, आपके इंडिया में कितने स्टेट हैं आज के डेट में, कितने हैं आप ही में से कोई बताएं? 28 29 है ना? 29 28 है सर। अब आप ही में से कुछ लोग बोल रहे हैं 28, कुछ लोग बोल रहे हैं 29, तो मुझे तो पता नहीं है, मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कितने स्टेट हैं। 28 है सर। 28 है सर। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि 29 थे ना? 29 सर पहले 29 थे। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आवाज आ रही है ना? नहीं सर, स्लो आ रही है आवाज। लो है सर आवाज। सम बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है किसी का। नहीं आ रही है अभी आवाज। सर वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है। किसी को नहीं आ रही है क्या आवाज? सर अभी आई। आ रहा है सर। लो है सर। ठीक है, ये आपके कॉमन सिलेबस है। हम अपने जनरल अवेयरनेस की क्लास की शुरुआत नेक्स्ट संडे करेंगे। सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही। सर आपका माइक बंद हो गया शायद। नहीं है। आपका माइक बंद हो गया शायद। क्लियर नहीं आ रही। सर आपका माइक शायद बंद हो गया। अभी देखो आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। नहीं आ रही क्या आवाज? आ रही है सर। आ रही है सर।
चलो देख, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही सर। ओके, बोलो ना। हाँ सर। हमारी जो जनरल अवेयरनेस की रेगुलर क्लास की शुरुआत होगी वो नेक्स्ट संडे होगी, है ना, क्योंकि जो पुरानी बैच चली आ रही है उसकी आज आखिरी क्लास है। स्टैटिकल अवेयरनेस का एक पार्ट बचा हुआ है जो संभवतः हमने पढ़ाया नहीं है, तो ये आप कह नहीं सकते हैं कि ये पहली क्लास है सर या आखिरी क्लास है, क्योंकि एक नया टॉपिक है। आप शुरुआत में पढ़ें या अंत में पढ़ें, ये फ्रेश टॉपिक है, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो या फिर नए स्टूडेंट हैं। तो आज मैं स्टैटिकल अवेयरनेस की एक टॉपिक को खत्म करूंगा। उससे पहले थोड़ी सी बात मैं अपने बारे में आपको बता दूं। 2021 में आज आप बैठे हुए हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं, एक मिनट, में आप बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि आपकी जो सिलेक्शन है वो किसी गवर्नमेंट बैंक में होनी चाहिए। तो ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था, है ना, कि मैंने भी कभी एम नहीं रखा कि बैंक में सिलेक्शन होना चाहिए। 2008 की वो सदी थी जिस समय मैंने भी प्रिपरेशन हमारे यार, उस समय अगर हम लोग सोचते थे कि हाँ कुछ करना है तो हमारी जो पहली शुरुआत होती थी वो RS अग्रवाल के बुक से होती थी, मैथ के बुक से होती थी। और ऐसा लगता था कि इस RS अग्रवाल को अगर बना के पी गए 2 बार तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल अच्छे पोस्ट पे हम निकल आएंगे। तो उस समय कोई बताने वाला था नहीं, गाइड करने वाला था नहीं, तो बस हम एक लाख चलो रे, 1-2 फ्रेंड मिल गए तो फिर चलते रह गया, वो समाज चलते गया। मैंने भी आपके जनरल कॉम्पिटिशन कहीं पढ़ा था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा, जब हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह बहुत अच्छे हो गए तो लगा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो बड़ा किया जाए। जब हम लोग सोचते हैं तो कुछ बड़ा ऐसा सोच लेते हैं जो हो ही नहीं पाया। तो यूपीएससी का हमने भी पड़ाव रख लिया कि हो ना हो, जो होगा देखा जाएगा। यूपीएससी तो पहला लक्ष्य बनता है, आईएएस से कम तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कलेक्टर बन के ही निकलना है। तो डायरेक्ट हम पहुंच गए बिहार से निकल के मुखर्जी नगर। ये वो जगह है जो आईएएस हब कहलाता है, दिल्ली में है। मुखर्जी नगर में हमने कुछ दिन पढ़ा, बहुत अच्छे से यूपीएससी की तैयारी की। तो उसमें ऐसा लगा कि साहब यहाँ पे थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, अगर नहीं हुआ, कलेक्टर अगर नहीं बने तो फिर डायरेक्ट जो है वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो हमने कर लिया एमबीए करते करते ऐसा लगा कि अगर यहाँ से अगर एमबीए करके निकले तो हो ना हो तो सीईओ और एमडी से तो कम बनेंगे नहीं। 1 साल के बाद तो ऐसा लगा कि यार इस तोप में तो बारूद ही नहीं था। तो फिर एमबीए को छोड़ के 2010 का वो समय था जब हमने एमबीए को छोड़ा। नहीं कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन वहां पे कम कर दिया और फिर एक नए सिरे से हमने फिर से गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी शुरुआत की। 2011 में फाइनल सिलेक्शन आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। तो सिंस 2011 से लेके 2021 10 साल का ये सफर आपके बैंक के साथ बीता है। महाराष्ट्र में ही मैं हूँ 10 सालों से, 6 साल आपके मुंबई में रहा हूँ, अभी 2 साल से मैं हैदराबाद में हूँ। नेक्स्ट ईयर मैं फिर से आपके साथ मुंबई में ही रहूंगा। एंड फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स, चाहे वो आपकी बड़ी कोई भी बड़ी क्लासेस आप कहें, चाहे वो दिल्ली की बोले या पटना की बोले, मुंबई की बोले, पुणे की बोले, नागपुर की बोले, किसी भी क्लासेस का आप अगर नाम लें तो लगभग 12 साल से मेरा पढ़ाने का इतिहास रहा है। बैंक में जब नहीं था तो भी पढ़ाता था, बैंक में आने के बाद भी पढ़ाता हूँ, चाहे वो सैटरडे हो चाहे वो संडे हो। क्लियर? तो नेक्स्ट ईयर फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। अभी 5 सालों से मैं आपके फोकस के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड नेक्स्ट ईयर आपके साथ फिजिकली वहां पे आपको मिलूंगा। अभी तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर ऐसा ही आपके ऑनलाइन से ही आ जाएगा। दूर दूर तक फिजिकल क्लास अभी तो खोला गया था, फिर से बंद कर दिया गया है। तो नेक्स्ट ईयर हमारी फिजिकल मुलाकात आपके साथ होगी। तब तक ऑनलाइन जितना भी गाइडेंस आप मेरे से निचोड़ सकते हैं उसको निचोड़ने की आप कोशिश कीजिए। 12 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस, चाहे वो इंटरव्यू की बात हो, चाहे वो क्लासेस में मैथ, रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस की बात हो, संभवतः अच्छा गाइड करूंगा। जितना अच्छा जानता हूं उतने अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। हो सकता है कि उसमें कुछ कमी रह जाए, ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि मैं जो गाइड करूंगा वही 100% सही है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए।
बट अपनी पूरी एक्सपीरियंस जो मेरी है, जहां तक मैंने देखा है, कम से कम हजारों, क्या मतलब जब मैं महिंद्रा में पढ़ाया करता था तो उस समय तो मतलब 20-25 हजार स्टूडेंट तो ऐसे ही थे। तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस का आप एडवांटेज ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की पुरानी स्टूडेंट के लिए स्टैटिकल अवेयरनेस की आखिरी क्लास में आपके साथ लूंगा, जो बेस्ड होगी आपकी इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट डेट पे। एक क्वेश्चन आपकी किसी भी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, एक डेट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दिस डेट इज फॉर सो एंड सो। मतलब वो जो डेट है वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, क्या वो लाफ्टर डे है, क्या वो ड्रामा डे है, क्या वो स्पैरो डे है, क्या वो आपका विमेंस डे है ना, या फिर यूथ डे है? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे डेज और डेट के संदर्भ में पूछे जाते हैं। इस 365 में कम से कम 65 ऐसे डेज हैं जो आपके जहन में आपके बर्थडे को छोड़ के आपको याद होने चाहिए। क्लियर? शुरुआत करें? यस सर। ओके, शुरुआत कौन से महीने से? जनवरी से या दिसंबर से? किधर से चलना है, आगे या पीछे? दिसंबर से। हाँ, दिसंबर सर बेस्ट रहेगा। नहीं, दिसंबर से चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। तो कोशिश हम करेंगे शुरुआत से ही चलने का, जनवरी मंथ से ही चलने का। फटाफट अपने नोटबुक को निकालिए। इस टॉपिक में कोई भी कंसेप्ट नहीं है ना? कोई भी कंसेप्ट कहने के वजह से मैं आरटीजीएस पढ़ाऊंगा तो उसमें कंसेप्ट है, बट इस टॉपिक में कोई भी कंसेप्ट नहीं है। लेकिन टॉपिक है तो खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं जरूर खत्म करूंगा। निकाले आप और लिखें। पहला जनवरी में 9 सर बोर्ड नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा राइट में लिखिए ना। देखो अभी दिखेगा। यस सर दिख रहा है। 9th ऑफ जैन, उसके बाद 12th ऑफ जैन, ये सब जनवरी की बातें हैं। 15th ऑफ जैन, उसके बाद एक और लिखें 24th ऑफ जैन, 25th ऑफ जैन और 30th ऑफ जैन। ये तमाम डेट आपके जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 30 है ना सर? क्या हो गया? फिर से आवाज नहीं आ रही है क्या? सर क्लियर है। नहीं, लास्ट में 30 लिखा है ना? हाँ, महात्मा गांधी का नाम सुना है क्या? हाँ सुना है। यस सर। अच्छा, देखिए महात्मा गांधी का आना और महात्मा गांधी का जाना दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कीजिए। महात्मा गांधी का आना और महात्मा गांधी का जाना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आपसे पूछा जाएगा कि 2 अक्टूबर हम क्यों मनाते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपको ऑप्शन में दिखेगा बर्थ ऑफ गांधी जी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है, ना आपके साथ होगा। बट मैंने फिर क्यों बोला कि महात्मा गांधी का आना और जाना इंपॉर्टेंट है? तो इस कारण से बोला कि महात्मा गांधी का आना 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं, नेशनल हॉलीडे है। बेसिकली 3 ही नेशनल हॉलीडे आपके इंडिया में है, 26 ऑफ जनवरी, 15 ऑफ अगस्त एंड 2 अक्टूबर। तो उसमें 2 अक्टूबर है, बट 2 अक्टूबर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज फार एज द बर्थ ऑफ गांधी इज कंसर्न, whereas 2 अक्टूबर इज फेमस फॉर नॉन वायलेंस डे। अहिंसा दिवस के रूप में हम आपके 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और वो तो हो गया, ठीक है, अक्टूबर में आएंगे तो हम नॉन वायलेंस डे की बात करेंगे, 2 अक्टूबर करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी किस दिन गए थे, किसी को याद है? अरे भाई साहब, इतिहास के तो पन्ने लगता है दूर दूर तक खोले नहीं है आप लोगों ने। महात्मा गांधी साहब किस दिन गए थे? 15 अगस्त। 13 कब गए थे? 15 अगस्त को? 30 जनवरी। और ये बाप, एक नया इतिहास फोकस लिखेगा 30 जनवरी। उस इतिहास के रचयिता
ना तुलसीदास होंगे, ना वाल्मीकि होंगे, ना वेद व्यास होंगे। फोकस के हमारे डोंबिवली घाट के ऊपर दादर थाने के स्टूडेंट होंगे। तो महात्मा गांधी किस दिन गए? 30 जनवरी को महात्मा गांधी का निधन हुआ था। जो भी मारा था गोडसे फोडसे छोड़ो उसको। तो महात्मा गांधी का जाना जिसका डे से आपको याद रखना है वो है शहीद दिवस, मार्टर्स डे। याद रहेगा? यस सर। कौन सा डे सर? शहीद दिवस 9th of Jan, जिस कारण से मनाते हैं दैट इज नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI डे। वैसे प्रवासी इंडियन जो भारत की सीमा से 182 डेज से ज्यादा, मतलब आधे साल से ज्यादा किसी दूसरे देश की सीमा में रहते हैं, उनको ही हम NRI रेसिडेंट बोलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ NRI इज नॉन रेसिडेंट इंडियन। और उनके लिए जो दिन विशेष है वो 9th of January है। तो आप लिखें 9th of January NRI डे। नेशनल यूथ। आपने एक नाम सुना होगा जिस नाम ने शिकागो में 48 आवर्स तक भाषण दिया था। नाम सुना है कभी? क्या सर? विवेकानंद का। हाँ सर। विवेकानंद का नाम सुना है? विवेकानंद। हाँ, है ना? तो उनके लिए जो दिन हम मनाते हैं दैट इज, यहाँ पर देखें ध्यान से सुने। ऐसा नहीं कि यूथ डे याद कर लिया। ऐसा यूथ डे याद करने से कोई फायदा नहीं है। आपको याद करना है कि नेशनल यूथ डे कब है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आपसे इंटरनेशनल यूथ डे पूछा गया और उस कंडीशन में आपने अगर 12 जनवरी टिक मार कर दिए तो हो गया काम आपका तमाम। उस कंडीशन में आपको 12th of August पर टिक मार करना पड़ेगा। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुने। अगर आपसे इंटरनेशनल यूथ डे पूछा गया है, हम अगस्त महीने के 12 तारीख पे आएंगे, लेकिन अभी हमने नेशनल यूथ डे लिखा है। नेशनल यूथ डे अगर पूछा गया तो ही आप जनवरी महीने के 12th को आप टिक मार करेंगे। क्लियर? यस सर, क्लियर। हाँ, ओके। आर्मी डे 15th of January। उसके बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। गर्ल चाइल्ड डे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और प्रोबेशनरी ऑफिसर बनाओ। उसके लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है 24th of Jan। 25th को देखिए तमाम जो आपके टैक्स थे 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमाम टैक्स, देयर वर अराउंड 33 टैक्स, उस 33 टैक्स को मिला के वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी निकाली। इसका नाम हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में दिया, GST के रूप में हमने दिया। लेकिन उस GST में हमने एक टैक्स को अभी भी अछूता रखा है। वो टैक्स अभी भी सिंगली एप्लीकेबल है और उस टैक्स के लिए जो डे आपके लिए कही जाती है उसका नाम है कस्टम डे। कहते हैं ना, इंटरनेशनल पोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब आप किसी दूसरे देश से सामान लाते हैं तो कस्टम आपको चुकाना पड़ता है। तो कस्टम डे के लिए 25th of Jan, 24th बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए है, ये आर्मी के लिए है, ये विवेकानंद के लिए यूथ डे है, और ये तो 182 जो भारत की सीमा से बाहर रहते हैं उनके लिए NRI डे है। नेशनल मार्टर्स डे, शहीद दिवस। हिंदी में अगर कोई लिख रहे हैं तो शहीद दिवस लिख लीजिए। जनवरी महीने में इतने डेट आपके जेहन में होने चाहिए। मैंने पहले ही बोला है, आउट ऑफ 365 डेज एटलीस्ट 65 डेज यू हैव टू रिमेंबर। कैसे भी याद करें
याद करना है, 1 मार्क्स आपको मिलेंगे, ये 1 मार्क्स 20,000 स्टूडेंट्स आपको ऊपर लेके जा सकता है। इस 1 मार्क्स में इतनी ताकत है, सोच रहे हैं आप। अभी तो आप कह रहे हैं ना सर 200 मार्क्स में कितने मार्क्स लाओ, इस 1 मार्क्स में इतनी ताकत है कि आपको 20,000 स्टूडेंट से ऊपर या 20,000 स्टूडेंट से नीचे ला सकता है। और वैकेंसी आज के डेट में आप देख लें कि पूरे 1 साल में 20,000 के लगभग वैकेंसी आती है, उसमें 10,000 का फाइनल सिलेक्शन होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1 मार्क्स that you have to need care. Please pen down all important date of January. और जब हो जाए तो मेरे को बताएं कि सर डन। हो गया सर, हो गया कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछिए। सर नहीं हुआ है 2 मिनट। सर हुआ। हो गया क्या? यस सर। नहीं सर 2 मिनट। जनवरी के बाद फरवरी में कुछ बड़े डेट नहीं है, कुछ बड़ा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो बेचारा ऐसे ही 28 दिनों का है, तो थोड़ा सा बोझ आप पे भी कम है, बट फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट डेट है वो आपको याद करना है। 4th of Feb, 13th of Feb एंड 28th of Feb। 28 को आप टिक मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे। देखिए फरवरी में कहते हैं ना गेस्ट में भी गेस्ट तक क्या याद रखें, तो 28 तो भूलने का नहीं भाई साहब। 28 क्या है, तो साइंस डे के लिए इंपॉर्टेंट है। 13th भी इंपॉर्टेंट है। ये सरोजिनी नायडू बेसिकली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी सुन लीजिए। सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी जो नेशनल पार्टी आपके इंडिया में है वो है INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1885 में किया था। उसकी पहली जो फीमेल प्रेसिडेंट थी उसका नाम था एनी बेसेंट। फिर से बोलता हूं, INC जो SSC वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है उनको मैंने पहले ही पढ़ाया है कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट वाज एनी बेसेंट जो आयरलैंड की थी, बट फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट वाज सरोजिनी नायडू। जैसे आज कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, तो राहुल गांधी है, वैसे ही सरोजिनी नायडू के लिए हम क्यों कौन सा डे मनाते हैं, 13th of फरवरी मनाते हैं। या नहीं तो रेडियो डे भी आपसे अगर पूछा जाएगा कि रेडियो डे हम कब मनाते हैं, तो उसका भी आंसर क्या होगा, 13th of Feb होगा। तो दोनों कंडीशन में 13th of Feb विल बी द कॉमन आंसर, ईदर सरोजिनी नायडू और रेडियो डे। नेशनल साइंस डे 28 of, मतलब सबसे आखिरी दिन जो होता है, क्योंकि फरवरी ऐसे 28 का है, कैसे 29 हो जाते हैं, तो सबसे आखिरी में साइंस के लिए मनाते हैं। और कैंसर बाबा जो है वो 4 फरवरी को आते हैं। लिखिए
एसएससी रेलवे वाले ध्यान देंगे, सरोजिनी नायडू कौन है? सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष है, पहली फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, whereas first female president of INC was Annie Besant. दोनों में अंतर है, एक में भारतीय नहीं है, एक में भारतीय है। डन? यस सर डन। इसको याद ही करना है, देयर इज नो कंसेप्ट इनसाइड। याद करना है किसी भी कंडीशन में, पहले शुरुआत की 6 महीने को याद करें, फिर आखिरी के 6 महीने को याद करें, अदरवाइज ये 4 फरवरी 4 जुलाई में चला जाएगा, 11 जुलाई 11 अगस्त में चला जाएगा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन पे काबू आपको करना है। अभी हम आ जाते हैं आपके मार्च पे। मार्च में जो पहला है वो है आपका थर्ड कौन सा? डिफेंस डे, 3 मार्च। आई थिंक कि 8 मार्च तो आप लोग जानते होंगे, 8 मार्च तो मालूम होगा, मालूम है कि नहीं? यस सर, वुमेन्स डे। यस सर। हाँ, वुमेन्स डे। उसके बाद 15 मार्च वर्ल्ड डिसेबल्ड डे। और एक और है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। इसको तो भूलने का नहीं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, आईपीएस का फेवरेट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं? 15 मार्च। 20 बिल्कुल हैप्पीनेस डे। 22 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये सब 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 ऑफ मार्च जो है वो वर्ल्ड वाटर डे है। बाईस के बाद 27 को आप लिख लीजिए, ड्रामा डे। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था ये आईबीपीएस में, ड्रामा डे। सोच लें, देख के लगता है कि क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा ड्रामा कब बनाते हैं, बट इस बार के आईपीएस में यही क्वेश्चन था कि ड्रामा डे कब मनाते हैं? 27 ऑफ मार्च लिखें। टिक मार्क करें 22 ऑफ मार्च से वाटर डे, फिर इसके एक महीने के बाद हम आएंगे तो अर्थ पे आ जाएंगे। तो ऐसे भी याद रखें कि वाटर के बाद हमको निकल के अर्थ पे आना है, तो 22 ऑफ अप्रैल में हम वर्ल्ड अर्थ डे बनाएंगे। बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तो सबको याद है, इसका कि कभी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है वुमेन्स डे, बट कंज्यूमर राइट डे एंड वाटर डे, और इस बार क्वेश्चन है ड्रामा डे। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों लिखिए, लिखना तो सब है। यस सर डन। दिस इज द लास्ट सिलेबस फॉर ओल्ड स्टूडेंट, और मैंने पहले ही अनाउंसमेंट किया है कि नए सिरे से जनरल अवेयरनेस की जो शुरुआत की क्लास होगी, कहते हैं ना बिल्कुल फ्रेश, सबके लिए नया, सबके लिए ताजा। तो रिलायंस फ्रेश क्लास मैं नेक्स्ट संडे शुरुआत करूंगा। चलो आगे बोलिए। कंज्यूमर नाइट डे मींस? कंज्यूमर नाइट नहीं, कंज्यूमर राइट, ये RI है भाई। कंज्यूमर का राइट, आपका राइट है ना?
ओके एक्सपायरी चीज नहीं मिलना चाहिए, एमआरपी से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो आपकी जो राइट है, तो ये नाइट नहीं है, ओके सर। कंज्यूमर राइट डे, फंडामेंटल राइट यू हैव, फंडामेंटल राइट वी हैव। किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, कहीं भी बोलने का अधिकार है, राइट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है, राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच है, वही राइट यहाँ भी है, कंज्यूमर राइट डे। चलो क्या? यस सर। यस सर। मार्च के बाद किधर? अप्रैल। अच्छा, आप लोगों को कोई सा डे याद है क्या? आप लोगों को कोई सा डे याद है? सर बर्थडे के अलावा बर्थडे के अलावा कुछ नहीं? अगस्त है केवाईसी डे। केवाईसी डे, यस वेरी गुड। किसने बोला ये केवाईसी डे? किसने बोला केवाईसी डे? अरे आवाज नहीं आ रही है। केवाईसी डे कब मनाते हैं मैडम? कोई तो अभी अच्छा बोल रहा था, अभी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ जी, केवाईसी डे कब मनाते हैं? 1 अगस्त। 1 अगस्त। सर वो फर्स्ट आवाज नहीं आ रही। फर्स्ट अगस्त 1 अगस्त बोल रही है। चलो, आवाज नहीं आ रही है, जब आएगी तो देखेंगे। लेकिन किसी ने तो भी अच्छा बोला है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंट टास्क क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जिसने ही बोला है केवाईसी डे। हमेशा याद रखें 1 अगस्त को हम मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या है केवाईसी, वो आप छोड़ दीजिए, जब हम केवाईसी में आएंगे तब सारी बात करेंगे कि केवाईसी ड्यू डिलिजेंस क्या है, कैसे हम कस्टमर को भापते हैं, क्या उसके काम है। 1 अगस्त आपको याद रखना है, लेकिन अगस्त से पहले अप्रैल की कहानी हमें खत्म करना है। 7 अप्रैल हेल्थ डे। आज के दिन में तो ये हेल्थ डे ऐसा हो गया है, मुझे तो लगता है कोरोना डे आएगा, देखते रहिए, वो भी पूछा जाएगा कोविड डे कब मनाएंगे। सर ये 13 कौन सा है? जलियांवाला बाग लिखा है। जलियांवाला बाग डे। हत्याकांड। तो क्या लिखा है? वर्ल्ड अर्थ डे। सर 26 नहीं दिख रहा। चलो अभी देखो यहाँ पे फिर लिखना 7 अप्रैल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, है ना। 13 अप्रैल, इतिहास वाले स्टूडेंट याद होगा, हमने पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री में 13 अप्रैल 1919, जहाँ पे जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अमृतसर का ये बात था जहाँ पे सरकारी आंकड़े ये कहते थे 379 लोग मर गए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 13 अप्रैल। ये घटना हालांकि 1919 की है, बट डे 13 अप्रैल है। बी आर अम्बेडकर, भारतीय संविधान के पिता, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा फ्रेम आउट किया, उनके लिए उनका जन्मदिन अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा है। जिस दिन से आपके महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा, उस दिन संजोग से मुंबई नहीं था इस दिन,
और उसके नेक्स्ट डे लॉकडाउन लगा है तो बी आर अम्बेडकर डे। 18 अप्रैल हेरिटेज, जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं आपके, हेरिटेज वर्ल्ड मोन्यूमेंट है, उनकी सुरक्षा के लिए ये आपका हेरिटेज डे है। अर्थ डे, हमने 22 मार्च की बातें की थी और वही बताया था कि 22 मार्च के एक महीने के बाद हम निकल के सामने आएंगे और जल से हम थल पे आएंगे। तो जल हमने मनाया था 22 मार्च को, अभी हम 22 अप्रैल पे हैं, तो जल से थल और थल के लिए अर्थ। उसके बाद 23 अप्रैल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपीराइट डे। हमने जो बना दिया उसका नकल कोई और नहीं कर सकता है, इसके लिए कॉपीराइट डे है। उसके बाद 25 अप्रैल मलेरिया डे, एसबीआई का क्वेश्चन है ये, मलेरिया डे कब होता है? तो देखिए मलेरिया क्वेश्चन एसबीआई में पूछा हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर। 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे, इंटेलेक्चुअल आईपीआर जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर जिसे आप बोलते हैं, उसके लिए 26 अप्रैल है। और डांस करने के लिए डेडिकेटेड डे 29 अप्रैल है। डांस करना है इसी महीने की 29 तारीख को, बट डांस से पहले सिलेक्शन जरूरी है। सर नहीं दिख सर रहा है नीचे वाला। 25 नहीं दिख रहा है। सर 25 तक ही दिख रहा है। भाई मलेरिया लिखो, मलेरिया। सर उसके नीचे 26 और 29 27 नहीं दिख रहा। 25 तक ही बोर्ड दिख रहा है। क्या हो गया? सर 25 तक की बोर्ड दिख रहा है, 26 कोई और बात नहीं, 27। सब दिखेगा, रुक जाओ, थोड़ा सा धीर रखा, सगळं दिखना है तुम्हारा, बघा आता। ओके सर। सर वो लास्ट में 29 है ना? 29 डांस करना है उस दिन, लेकिन अगले 29 2022 को करना, उस समय तक सिलेक्शन हो जाएगा तब डांस करने का। लेकिन याद रखने का कि सर ने अप्रैल में पढ़ाया था, उसी समय बोला था डांस की बात, तो कम से कम अप्रैल तो याद रहेगा, और आखिरी अप्रैल में डांस करना है अगले साल। इस समय तक आईपीएस का रिजल्ट भी आ जाएगा, एसबीआई का रिजल्ट आ जाएगा, मस्त होकर डांस करने का, मेरे को काजू कतली खिला देने का। सर आप तो बैंगलोर में रहते हो ना? अरे तो बोला ना हैदराबाद अगले में साल तक आ जाऊंगा भाई, पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है, नेक्स्ट ईयर मार्च इन मुंबई। सर वर्ल्ड हेरिटेज डे कब है? उसका तारीख ही नहीं दिख रहा है। हाँ सर, क्या हो गया? 16 है क्या सर? क्या 18 है? वर्ल्ड हेरिटेज क्या बोल रहा है? 18 है। हाँ अभी कटेगा, अभी लिखा, अभी उठाया था ना देखने के लिए। 26 को लिखो जो दिख नहीं रहा है। सर 26 के बाद क्या था? प्रॉपर्टी राइट डे। 26 के 6 के बाद ये सब खोया हुआ रहता है। 29 है, डांस डे। ये लो देखो, मस्त होके आराम से लिखो। ये लो सर 26 का क्या है वर्ड? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे। आईपीआर जानती हो? आईपीआर चलो नहीं जानती हो, याद कर लेने का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे। हो गया, रखूं? यस सर, हो गया। नहीं तो रात तक लिखते रहेगा सब। 18th का क्या है वर्ड? ये वाला क्या हो गया मैडम? 18th का क्या है लिखा हुआ? 18 हेरिटेज। हेरिटेज समझते हैं? हेरिटेज आपका जो सीएसटी है, सीएसटी का जो रेलवे स्टेशन है वो हेरिटेज है, मालूम है आपको? उसके सामने जो बीएनसी का ये है वो भी हेरिटेज है। उसका मेंटेनेंस जो है वो कौन करता है पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं। चलो अभी किधर चले? में दिख रहा है? यस, 1 मई मजदूर के लिए मनाते हैं, सब जगह छुट्टी, लेबर डे।
थर्ड, प्रेस की आजादी, प्रेस फ्रीडम डे, अंडरलाइन कीजिएगा, प्रेस फ्रीडम डे। 8, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस सुना है किसी ने? रेड क्रॉस सोसाइटी नहीं सुना है। उसके बाद 17th, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। 20th, अंडरलाइन कीजिए 20th को, मेट्रोलॉजिकल डे। और फिर से देखिए 22 मार्च के बाद, 22 अप्रैल के बाद 22 मई भी आ गया, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जिसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे। और एक और लिख लो अंत में, तंबाकू खाना, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, उसके लिए एंटी टोबैको डे है। एक आध अगर मिस हो रहा होगा तो हो सकता है मिस हो जाए, अदरवाइज मिस होगा नहीं मेरे से। सर 22 और लास्ट में क्या लिखा है? बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में हम इसे जैव विविधता कहते हैं। अच्छा एक नहीं दिख रहा है ना, ठीक है एक मैं दिखा दूंगा। वो जो 31 लिखा है वो एंटी टोबैको लिखा है। सर 17 का क्या लिखा है? वर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन 17th, टेलीकम्युनिकेशन, रिलायंस जियो। 20, मेट्रोलॉजिकल, भूकंप होने वाला है, सुनामी आने वाली है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 22, जैव विविधता। तंबाकू खाइए, प्रसन्न रहिए। 31 मई। ठीक है, यस सर हो गया। जो नए स्टूडेंट हैं, जो ये बोर्ड पे आपको नाम दिखना है लर्न बियॉन्ड, इसको जाके यूट्यूब पे सर्च करना, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे मैथ और रीजनिंग के पार्ट हमने पढ़ाए हुए हैं, वहां पे जाके आप उन चीजों को देख सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू के उसमें पार्ट हैं, हालांकि आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है वो वीडियो, बट फिर भी कीप एन आई ऑन लर्न बियॉन्ड। मल्टीपल वीडियो, लगभग 300 वीडियो हैं, कभी कभी टाइम मिले तो उसको आप देख सकते हैं। कौन सा महीना हो गया? में जून चल रहा है। जून सर। जून में पहला है इन्वायरमेंट, हमें सही करना है तो 5 तारीख पे आना पड़ेगा, तो 5 जून। इन्वायरमेंट डे। उसके बाद 8 जून वर्ल्ड ओशियन डे, समुद्रिक दिवस हम मनाते हैं। 14 जून जरूर जाके अपना ब्लड डोनेट करें, ब्लड डोनर डे। 20 अंडरलाइन करें, IPS CO के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से उठ के दूसरे देश में जाना है
रिफ्यूजी डे, और अंत में बाबा रामदेव को भूलने का नहीं, 21 को किस चीज के लिए? योगा डे। लिखें जून। सर ये इन्वायरमेंटल डे नेशनल है क्या इंटरनेशनल है? क्या हो गया? इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है मैडम। तो देखो, जिसमें नेशनल या फिर इंटरनेशनल कुछ भी नहीं है ना, उसमें हमने वर्ल्ड लिखा ही नहीं है, ठीक है? हाँ। नहीं कि नेशनल इन्वायरमेंट डे है, सिर्फ आपसे अगर वर्ल्ड भी पूछा गया तो भी यही आंसर। ओके। हाँ सर। जैसे मैंने कहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगा दिया, जब मैं 12 जनवरी पढ़ा रहा था। देखिए एक बार जहाँ पे हमने 12 जैन पढ़ाया है, वहां पे आपको मैंने हिंट किया था कि वहां पे हमें याद रखना है कि 12th ऑफ जैन और 12th ऑफ अगस्त बोथ आर फॉर व्हाट? फॉर यूथ डे, बट जैन इज फॉर नेशनल एंड अगस्त इज फॉर इंटरनेशनल। हाँ सर। चलो जुलाई पे हो गया सर। जुलाई में सिर्फ इतना याद रखने का, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आप कहते हैं ना कि शुभ रकम क्या होता है। आपके आधार पे आपको बोला जाए कि कुछ पैसा दान में दो मिनिमम, तो कितना हम देते हैं? 11 रुपया देते हैं ना? हाँ सर। हाँ, कितना देते हैं? 1111 101 101। शाबाश, ये अकबर के खानदान का है, बहुत पैसा है इसके पास। इतना याद रखने का कि सर ने जुलाई में सिर्फ एक ही दिन बताया था, है तो 5 दिन, लेकिन मैं आपके बोर्ड पे एक ही दिन लिख रहा हूं, वो भी दिन का नंबर शुभ है, और शुभ के नंबर से एक ही नाम में लिख रहा हूं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने एक स्मॉल एक कैपिटल के रूप में लिखा है। क्या लिखा है? सर दिख नहीं रहा है। अरे पॉपुलेशन डे। थोड़ा सा हमारा योगदान अगर बढ़ जाए तो माशाअल्लाह चाइना को पीछे छोड़ के हम 1 नंबर पायदान से पहुंच जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स को पूछा गया ये क्वेश्चन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? किसी भी कंडीशन में भूलने का नहीं, 11th ऑफ जुलाई। क्या लिखा है हमने? KYC। KYC फुल फॉर्म किस योर कस्टमर? नो योर कस्टमर। स्टूडेंट्स आर वेरी अवेयर, वेरी गुड। ठीक है, इतना अगर याद है कि नो योर कस्टमर होता है तो अच्छी बात है। आगे की जानकारी मैं पूरी तरह फुलफिल कर दूंगा। 1 अगस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट, KYC नो योर कस्टमर डे। बैंक अपने कस्टमर को पहचाने, इस कारण से आरबीआई ने OVD ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस किए, जिसके आधार पे देयर आर 6 वैलिड डॉक्यूमेंट्स अंडर KYC विच आर पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड मनरेगा कार्ड आर द ओनली 6 वैलिड OVD documents under KYC know your customer norms introduced in the year 2002 to prevent money laundering, that is PMLA, Prevention of Money Laundering Act.
6 अगस्त हिरोशिमा, है ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था जिसकी शुरुआत 1939 में हुई थी, उस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध चलता रहा, जब तक 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 9 अगस्त 1945 हमने रिस्पेक्टिव हिरोशिमा और नागासाकी पे बम नहीं गिराए थे। तो 6 अगस्त आपको याद रखना है, हिरोशिमा डे। कुछ याद आ रहा है? 12 अगस्त हाँ, इंटरनेशनल युद्ध। अंडरलाइन कीजिए 200 बार। वर्ल्ड बोले या इंटरनेशनल बोले, बोथ आर सेम, ऐसा नहीं कंफ्यूज कर जाने का। ट्वेल्थ ऑफ अगस्त, उसके बाद 20 सद भावना डे और 29 स्पोर्ट्स डे लिखें। हो गया सर। डन सर, कंप्लीट। सितंबर 14 सितंबर इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस, हिंदी डे। उसके बाद 16 ओजोन लेयर के लिए रोकने के लिए ओजोन डे हम मनाते हैं। जो पारालैंगिक रे है उसको रोकने के लिए ओजोन डे हम मनाते हैं 16 को। और एक और याद कर लीजिए 27, वो है टूरिज्म डे। अंडरलाइन करें 16 को, 16 सितंबर एंड 16 अक्टूबर बोथ आर इंपॉर्टेंट। जैसे आपने 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई को देखा है, 22nd ऑफ मार्च, 22nd ऑफ अप्रैल, 22nd ऑफ मई एंड 11th ऑफ जुलाई। देखिए 22222211, थोड़ा पीछे जाइए और देखिए 22nd मार्च, 22nd अप्रैल, 22nd मई एंड 11th ऑफ जुलाई। क्या समानता है? समानता यह है कि जल से निकल के थल पे आए, तो जल के लिए मार्च में हम थे, थल के लिए, अर्थ के लिए हम अप्रैल में थे, और जो वायुमंडल है उसके लिए हम मई में थे और जून में थे। और जब जुलाई में आए हैं तो 22 से लेके 11 पे तो हम पॉपुलेशन में है ना। जो सेंसस है पॉपुलेशन के लिए, सेंसस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं आपके एग्जाम्स में। सेंसस जिसे हिंदी में हम जनगणना कहते हैं, हर एक 10 सालों में एक बार होता है। 2011 में हुआ था, 2021 में ड्यू है। तो सेंसस जब होगा मतलब 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आपके सिर्फ सेंसस से पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा जनसंख्या वाला आपका प्रदेश कौन है, या फिर आपका जो डेंसिटी है उसमें कौन सा स्टेट से ज्यादा है, या फिर आपका जो सेक्स रेशियो है, कितने मेल पे कितने फीमेल है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके सेंसेक्स पे आधारित हैं। तो उसके लिए 22nd ऑफ मार्च, 22nd ऑफ अप्रैल, 22nd ऑफ मई एंड 11th ऑफ जुलाई खासकर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तर्ज पे
16th ऑफ सितंबर एंड 16th ऑफ अक्टूबर कॉमन है, इंपॉर्टेंट है। 16th ऑफ सितंबर अभी हमने लिखाए हैं आपको ओजोन के लिए, और अभी हम अक्टूबर की बात करेंगे तो फूड की हम बात करेंगे 16th ऑफ अक्टूबर के लिए। तो दोनों 16th इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 12th ऑफ जनवरी इंपॉर्टेंट थे और नेशनल के लिए, और 12th ऑफ अगस्त इंपॉर्टेंट हो गए आपकी इंटरनेशनल यूथ डे के लिए। वैसे ही किसी भी तरीके से कहने का मतलब है जितने भी डेट मैंने लिखाए हैं वो मिनिमम इंपॉर्टेंट डेज मैंने लिखाए हैं जो आपको याद करना है। अक्टूबर में हम आएंगे तो 2nd ऑफ अक्टूबर संभवतः कुछ ना कुछ इशारा कर रहा होगा, क्या लिखूं? गांधी भाई सारी रामायण समाप्त हो गया और अभी भी मैं गांधी जयंती लिखूं यहाँ पे? अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे। नॉन वायलेंस ये गांधी जी चले गए, ये बच्चे वाला क्वेश्चन, नर्सरी वाला क्वेश्चन हो गया, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि नॉन वायलेंस डे, गांधी जी का आना, अहिंसा दिवस। सत्ता और गांधी जी के दो फिलोसफी थे ना, सत्ता और अहिंसा, तो वही अहिंसा के आधार पे हमने 2nd ऑफ अक्टूबर को लिया है। उसके बाद 8 एयरफोर्स, यहां पर मैं लिखता हूं डिफेंस, आर्मी, एयर एंड नेवी। अभी तक हमने 3 की बात कर ली है। अगर आप सही ढंग से देखें तो बात किया है कि हमने डिफेंस का भी बात किया है, आर्मी का भी बात किया है, एयरफोर्स का भी बात किया है, यस और नो? यस सर। अच्छा, क्या क्या बात किया है? 3 मार्च, 15th जैन एंड ये 3rd मार्च था ना? 15th जैन, 8th ऑफ अक्टूबर एंड 4th ऑफ दिसंबर। तो डिफेंस के अंदर आपके आर्मी, एयर और नेवी, नेवल आते हैं, तो अलग अलग डेट है। हमने अभी तक 3rd, 15th और 8th की बात की है, तो 8th अक्टूबर में हमने आए एयरफोर्स की बात हम कर रहे हैं। एयरफोर्स के बाद आपका बैंक आपके द्वार, दिस इज द टैगलाइन ऑफ, किसका है? पोस्ट ऑफिस भाई, पोस्ट ऑफिस। मैंने बोला था 16th और 16th याद करने का। 16 ओजोन का था, 16 फूड का है। 20th याद करने का स्टैटिक्स का है, STA, TIS, TICS, सांख्यिकी डे। 24th ऑफ अक्टूबर, यही वो 24th ऑफ अक्टूबर है जिस दिन हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया था न्यूयॉर्क में। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड ऑन 24th ऑफ अक्टूबर 1945 इन न्यूयॉर्क। 193 टोटल मेंबर हैं। चीफ का नाम बताऊंगा जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNO, WTO, ADB बैंक में हम आएंगे तो। अभी सिर्फ लिखें इतनी बात, 2nd ऑफ अक्टूबर इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉन वायलेंस डे। 8th of October is for Air Force Day. 9th of October is for आपका बैंक आपके द्वार. This is a tagline for post office. Whereas 16th of September along with 16th of October both are equally important for ozone and food day respectively. 20th of October a statical day and 24th of October is the establishment date of biggest organization of the world, that is United Nations Organization. हो गया सर। मैंने पहले ही बताया है ये आज के टॉपिक है, देयर इज नो कंसेप्ट, कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है।
ये सिर्फ टॉपिक विशेष है जो आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो रेलवे दें, बैंक दें, एसएससी दें, कोई भी एग्जाम दे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवंबर में एक ही याद रखो, 14 नवंबर बाल दिवस होता है। बाल दिवस कब होता है? 14 नवंबर। वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। याद कीजिए, 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे। दिसंबर 1 दिसंबर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, 8th डे। उसके बाद 4 दिसंबर ऑलरेडी हमने लिख दिया है, नेवी डे, नेवल डे। उसके बाद 10th एंड 23rd, 10th के लिए ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस, और 23 के लिए फार्मर डे, किसान दिवस। इतनी बात अगर याद करते हैं, संभवतः अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि इतने ही डेट पूछे जाएंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5-10 दिन और भी बताऊंगा, बट इतने डेट तो आपके ध्यान में घूमते रहने चाहिए। अगर किसी ने 23rd बोला तो आपको याद रखना चाहिए कि अभी फार्मर का बिल आया हुआ है, राकेश टिकैत नेता घूम घूम के प्रदर्शन कर रहे हैं, फार्मर्स डे हम मनाते हैं। 10th दिसंबर ह्यूमन राइट्स। आपका कोई अगर शोषण करता है तो आपके पास ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, आप उसमें अपना जो ब्यौरा है वो दे सकते हैं। डिफेंस के तहत आर्मी, एयर एंड नेवल, इस तीनों का चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। नेवल के लिए हम जो नौसेना है उसके लिए 4 दिसंबर डेडिकेटेड है। और 1 जो दिसंबर है वो बड़ी बीमारी जिस समय आई थी, कोरोना से भी बड़ी थी, हालांकि उस पर हमने कंट्रोल पाया, लेकिन अभी तक हमने इस कोरोना के ऊपर कंट्रोल नहीं पाया है। कोविड-19 नाम है, बट 21 चल रहा है। आप इतनी बात याद रखें। और आज के क्लास की समाप्ति की हम घोषणा करते हैं। हाँ, 25th क्या है? 25 किधर लिखा दादा? 23rd लिखा है। अच्छा, दिख नहीं रहा है, ओके सॉरी। देखो 23rd है, नॉट 25th, 23rd है। ओके, तो इतनी ही विशेष हमारी आज की बात रहेगी, जो पूरी तरह डेज और डेट पे फिक्स थी। नेक्स्ट क्लास हमारे बैंकिंग के लिए शुरुआत की क्लास होगी, बिल्कुल फ्रेश क्लास होगी। पहले सिलेबस को बताते हुए, डिफाइन करते हुए कौन से पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। तो शुरुआत का जो 15 मिनट होगा वो आपके सिलेबस पर आधारित होगा। ये आपकी सिलेबस है, ये आपका दायरा है, इसी दायरे के आधार पे आपको घूमना है और इसी दायरे के तहत रह के हम पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी आपके बैंक के मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले आपके बैंकिंग टर्म से सवाल होंगे, उसको आप किस तरीके से सही मार्क करें, इसकी पूरी जानकारी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट संडे शाम 6 बजे आपके साथ देने का मैं कोशिश करूंगा। तब तक के लिए और कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? अलविदा कहूं? ओके, गुड नाइट। सर साइंस डे कभी मनाते हैं? 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है।